जाग उठा है हिंदू हृदय में, जाग उठा है हिंदू हृदय में, विश्व विजय विश्वास, विश्व विजय विश्वास। करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा, मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अपने जीवन काल में सबसे तेज और सबसे चतुर कहलाने वाले जो निजाम है, वो निजाम को युवा बाजीराव ने इस पालखेड़ की लड़ाई में बेहतरीन रणनीति से नामोहरम किया, इसमें कोई शक नहीं है। निजाम का मुंह मरते दम तक पालखेड़ की लड़ाई ने काला कर दिया था। मित्रों, ये दुर्भाग्य है कि 712 ईसा से 1725 2025 ये चला आ रहा है कि मोमिनों का ये इस्लामी बददिमाग है, ये घिनौनी उनकी सोच है और हिंदू द्वेष से भरी बुद्धि का जो अंदाज़ा है, ये 1000 साल के बाद भी हमारे मासूम डरे सहमे नीति नियम के तहत चलने वाले सहिष्णु जो हिंदू है, उनको आज तक समझ नहीं आया। समझ में शायद आ गया, लेकिन इस पे कार्रवाई कोई नहीं करता। अब इतना सब कुछ 1000-1500 साल में होने के बाद भी हमारे जो नेमस्त शाहू महाराज थे ना, लिबरल शाहू महाराज, शाहू मुगलों से उसके अंतिम प्राण तक प्यार मोहब्बत और स्नेह की अपेक्षा करता रहा। उसके बिल्कुल विरुद्ध हमारे बाजीराव ने पालखेड़ में समस्त भारतवर्ष में अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया और सभी जो दिग्गज महापराक्रमी सरदार, विशेषतः छत्रपति शिवराय के जमाने के जो सरदार थे, उन सबको मार्गदर्शक मंडल में उसने डाल दिया। पवार, गायकवाड़, होळकर, शिंदे जैसे जो सरदार, नए सरदार थे, नए पीढ़ी के सरदार थे, उनका उदय हुआ। ये भी सभी पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब युवा थे जो बाजीराव के साथ खड़े थे। पालखेड़ के बाद अपने मृत्यु तक यानी अगले 12 वर्ष बाजीराव ने दक्षिण और महाराष्ट्र पे ध्यान ही नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान हिंदू पदपातशाही बनाने का छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना संजोगे वह माड़वा अथवा दिल्ली में ही रहा है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में सारा कुशल मंगल हो गया। ये जो दुष्ट प्रवृत्ति होती है ना, और उसको तड़का जब मिलता है, इस्लामी तड़का, तो एक जमात पैदा होती है और वो जमात अपने खेल लगातार खेलती रहती है।
तब भी वैसा ही हुआ 18वें शतक में, 10 शतक में। पहला ये हमारा शाहू का सौतेला भाई कोल्हापुर का संभाजी, पालखेड़ में निजाम को धूल चटाई के बाद संभाजी को तो सीधे रास्ते लाना बिल्कुल जरूरी था। सो इन लोगों ने प्रयत्न जरूर किया। 1707 में शाहू के जब औरंगजेब से उसे मुक्ति मिली, उसके तुरंत बाद कृष्ण किनारे इन दोनों भाइयों की भेंट पहले हुई थी। इसी मामले में गले मिले थे, बड़े स्नेह के साथ भोजन किया था। हाँ, वितुष्टि का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, सौतेले भाई थे लेकिन थे तो भाई। लेकिन इस लालची स्वभाव का कोई विद्रोह औषध नहीं होता, कोई औषध नहीं होता। सभी घटनाएं और आप्तेष्ट को जानते समझते धोखा देना, इसका कोई काट ही नहीं है। आप देखो, संभाजी ने ये सब चालू रखा है 1950 तक। बताऊंगा आगे। मात्र 12 साल के बाद यानी 1730 कह लो आप, संभाजी गुप्त रूप से शाहू विरोधी उदाजी चव्हाण, ये उदाजी चव्हाण के बारे में मैंने विस्तार से अभी 5 एपिसोड हो गए मैंने बताया था। ये बिल्कुल मरते दम तक ये भी शाहू विरोधी था। उदाजी चव्हाण रामचंद्र अमात्य का ये कारकुन था। आगे चल के ये सड़क छाप नामचीन गुंडा बन गया तो सीधी बात है वो ये निजाम को प्रिय हो गया। उसको अपने हाथ का मोहरा बनाकर संभाजी ने इसको बड़ा किया शुरुआती काल में, और सालों बाद यही उदाजी एक बड़ा बलाढ्य शाहू विरोधी सरदार भी बन गया। शाहू का 6 जनवरी 1729 का एक पत्र है। शाहू उसे कहता है कि आप एक वचनी हैं, आपने दिए वचन को निभाना आपका कर्तव्य है। आपने भेजा हुआ बेल और भंडार हमें मिल गया, धन्यवाद। मित्रों, ये अगर वाक्य आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा ये टिपिकल सेक्युलर हिंदू का ही पत्र हो सकता है। मैं घोर विरोधी उदाजी चव्हाण को भी सबूरी और संयम का परिचय शाहू ने यह पत्र में दिया है। अब इसका कोई असर उदाजी पे तो पड़ने वाला था नहीं। बाजीराव और चिमाजी अप्पा जब उत्तर दिशा में गए तो यहाँ पे उदाजी धड़ल्ले से अपनी औकात पे फिर आ गया। स्वराज्य के मुल्क में आप निकलो, वहाँ पे लूटमाट करो, आगजनी करो और निकल जाओ, यही उसका धंधा था। जैसे डकैत करते हैं ना, उदाजी डकैत बन गया था। इस उदाजी का हीन दर्जे का, बिना मतलब वाली और बाल बुद्धि का एक नमूना और देता हूँ। शाहू महाराज शिकार करने वारणा नदी के किनारे गए थे। अब वहाँ पे उनको पता चला कि भाई उदाजी यहाँ पे नज़दीक है, तो उसने बुलावा भेजा उदाजी को। बुलावा के साथ उसको अभय भी दे दिया कि भाई आओ जरा बातचीत तो करो। उदाजी भागा दौड़ा, उनको मिला और भागते भागते गायब हो गया। 3 दिन के बाद शाहू के गुप्तचर विभाग ने 4 आदमियों को पकड़ के शाहू के सामने पेश किया। कुछ उन्होंने किया होगा, उसका तो ब्यौरा दिया नहीं है, लेकिन 4 आदमियों को वहीं जंगल में पकड़ा और शाहू के सामने खड़ा कर दिया। सख्ती से जब पूछा गया तो उन्होंने कबूल किया कि हमें शाहू को मारने के लिए हमें भेजा गया है और हम उदाजी के नौकर हैं। अब शाहू को तब जाके समझ आया कि संभाजी, उदाजी और निजाम का अंतिम लक्ष्य है क्या। तब तक शाहू तो बड़े प्रेम से उनसे बातचीत कर रहा था। जनवरी 1730। अब जनवरी 1730 में
चंद्रसेन जाधव का एक छोटा भाई था, शंभू सिंह। शंभू सिंह हिंदवी स्वराज्य का नामचीन और बहुत बड़ा सरदार था। देखिए, एक ही घर में चंद्रसेन यादव तो निजाम के साथ निकल गया था, लेकिन शंभू सिंह यादव मरते दम तक स्वराज्य की सेवा करता रहा। अब इस शंभू सिंह को प्रतिनिधि के साथ उदाजी और संभाजी, ये दोनों का बंदोबस्त करने शाहू ने भेजा। संभाजी ने भी अपने पक्ष के जितने सरदार थे उनको बुलाया, क्योंकि उसको पता चला कि भाई शंभू सिंह और पंत प्रतिनिधि तो मेरे लिए आ रहे हैं। संभाजी ने बुलाया। अब वारणा के किनारे संभाजी के शिविर में अचानक ये शंभू सिंह और प्रतिनिधि ने छापा मारा। संभाजी और उदाजी ये दोनों वहां से भाग गए। शंभू सिंह ने सारे उनका जो लश्कर था, सेना थी, उस सेना को शरणागति लेने शंभू सिंह ने मजबूर कर दिया। अब मां राजसबाई और संभाजी की बाकी 3 पत्नियां भी उस शिविर में थी, तो उन पत्नियों को और माता राजसबाई को बाइज्जत पन्हाड़ा पहुंचाया। अब यहाँ पन्हाड़ा में पहले तो ताराबाई थी, अब ताराबाई नीचे सातारा में आ गई थी, और जैसे उसको लगा कि भाई मेरी सौतन राजसबाई उनको भी पन्हाड़ा लेके आए, तो ताराबाई ने पन्हाड़ा जाने से मना कर दिया। ताराबाई ने इनफैक्ट एक पत्र भी लिखा है शाहू को कि भाई मैं यहाँ रहूँ, वहाँ रहूँ, ऊपर पन्हाड़ा किले पे रहूँ, मैं हूँ तो कैदी, मैं तेरे पास नीचे रहना पसंद करूँगी। तो इसलिए फिर उसको सातारा में ही अलग से एक हवेली में उसका पूरा रहना सहना हवेली में शाहू ने बाद में किया है। तो शाहू ने फिर उसको, वो कहते हैं ना, एक उसकी जो हवेली थी, एक पुराना किला जैसा था, वहाँ पे भेज दिया। मित्रों, दरिंदा औरंगिया को 7 साल उसकी नींद हराम करके उसका पिछवाड़ा लाल करते काट देने वाली ये राजमाता, इसका हाल देखो क्या हो गया और बुढ़ापे में। और ये किसने किया है? ये खुद उसने अपने हाथ से ये हाल कर दिया है। उसकी लालसा उसके इसका कारण बनी। संभाजी एक तीन पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी थी जीजाबाई। उसके कहने के अनुसार फिर एक बार शाहू के सामने बिनशर्त शरणागति स्वीकार कर ली। इसके पीछे जीजाबाई का बड़ा हाथ है। मित्रों, कोल्हापुर की छोटी सी रियासत को इस संभाजी के पत्नी जीजाबाई ने बार बार प्रयत्न करके अपने पास रखा है। कुछ साल के बाद में जब माधवराव पेशवा बन गए, तकरीबन 15 साल के बाद में, तो माधवराव को भी कोल्हापुर राज्य बचाने की जीजाबाई ने गुहार लगाई थी। जीजाबाई धूर्तता और वाक चातुर्य उसके पास, जीजाबाई के पास था, जो ताराबाई के पास कभी भी नहीं था। ताराबाई के पास शौर्य जरूर था, लेकिन राजनीतिक समझ ताराबाई को थोड़ी सी कम थी। मित्रों, ध्यान रहे, ये हमारी माँ जिजाऊ नहीं है। राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई की बहू ये जीजाबाई है, संभाजी की, कोल्हापुर के संभाजी की पत्नी। हाँ चलो, उदाजी चौहान का मैं बता रहा था। शाहू का वर्चस्व संभाजी ने आखिरकार अपने पत्नी जीजाई के कहने पे स्वीकार कर लिया, वरना ये ना समझ शाहू पे हमला करने के लिए महाराष्ट्र के सीमा तक पहुंच गया था। अब वो संभाजी के पूर्वजों का पुण्य है कि उन पे महाराष्ट्र पर जो उपकार उसके पूर्वजों ने किए हैं, आप ये समझ लो, तो उसको वही आदर सम्मान के साथ अपने इप्सित स्थल पर संभाजी को पहुंचाया गया। बचा दूसरा उदाजी ये सुधरने वाला तो था नहीं।
1715 से सभी मान्यवर रसूखदार सरदारों ने उदाजी को समझाने की कोशिश की। 1715 याद रखिए। विविध प्रकार से उसे सुजान, अपने पक्ष वाला मनुष्य बनाने के भी बहुत सारे प्रयत्न किए गए। उसके पास 2 स्वामियों को भेजा गया, उसको जेजुरी लाया गया। जेजुरी में वो 4 दिन रहा है कि भाई उसका मत परिवर्तन हो, वो सीधे रास्ते आए। लेकिन उदाजी तो पूरा नीच तो था ही, और लूटमार डकैती इसका पेशा बन चुका था। इसने शरणागति लेने से, अभयदान पाने के बाद भी निर्लज्जता से उसने ना कह दी और फिर डकैती शुरू कर दी। ये था उदाजी चौहान। 1732 यानी कितने साल हो गए? अब 17 साल हो गए। 1732 में शाहू ने यशवंतराव पोतनीस को उसके पास भेजा। अब यशवंतराव ने उदाजी चौहान को इतना जबरदस्त पीटा, लेकिन उदाजी वहां से भाग गया, लेकिन पैसे छोड़ गया। तो सरकार स्वराज्य के खजाने में सारे उदाजी के पैसे उस वक्त जमा कर दिए। 1737 में सिर्फ आप नाम अलग है, ये कह दो कि शाहू ने पंत प्रतिनिधि को भेजा, तो ये उदाजी उसको देखते ही बिना युद्ध किए हैदराबाद भाग गया, भाग्यनगर। अब 9 साल में ये निजाम के राज्य में, अगले 9 साल ये निजाम के राज्य में बैठ के, वो मच्छर होता है ना, वो मच्छर की तरह हमारे स्वराज्य अपने हिंदुओं का खून चूस रहा था ये उदाजी चौहान। 1748 में फिर एक बार त्र्यंबकराव सूर्यवंशी को उसके पास भेजा गया। अब ये उदाजी चौहान को अथनी के पास त्र्यंबकराव ने पकड़ लिया। ये गुंडा फिर वहां से भाग गया। 1751 में जाकर नाना साहब पेशवे ने उसके साथ छल किया और छल करके उसको डिगरज बुलाया। ये बंदा डिगरज आया, जहां उसकी खानदान की रियासत भी थी, क्योंकि उसके पूर्वज, जो महान पूर्वज थे, पराक्रम दिखाने के बाद में छत्रपति शिवराय ने ही उनको ये रियासत बहाल की थी। अब ये गुंडा फिर एक बार वहां से खिसक गया। पेशवा को पूरे हिंदुस्तान की राजनीति देखनी थी, इसी कारण अगले 2 साल उदाजी चौहान का लिखित इतिहास हमें नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद 1753 का इतिहास मिलता है। 1753 में ये अपने इस बुरी आदत से मजबूर हो गया था। ये ऐसा उदाजी सीमा क्षेत्र पे फिर डाका डालने आया था। डाका डाला, सारा महाराष्ट्र अब इससे ऊब चुका था। लगभग 30-35 साल से ये वही काम कर रहा था भाई। 1715 के बाद में उदाजी चौहान पूरा का पूरा डकैत बन गया था। लिहाजा जिस गांव में ये लूटमार कर रहा था, गांव वाले जितने भी थे, ये उसके विरुद्ध एकजुट हो गए। उन्होंने उदाजी पे प्रतिहल्ला चढ़ाया। अब प्रतिहल्ला चढ़ाया, डकैत वहां से भागने लगा। एक गोली उसके क्या कहते हैं, उसके घोड़ी पे एक गोली लग गई गांव वालों की। घोड़ी बौखला गई और बौखलाने के चक्कर में, या वो छलांग लगाते समय बायां पैर हम किस पे रखते हैं, मराठी में उसको रिकीब बोलते हैं, वो चूक गया। अब चूकने से क्या हुआ, उसका बायां पैर अटक गया और घोड़े पे वो बैठा ही नहीं। घोड़े ने घसीटते घसीटते उसको वहां से भगाया। अब भगाया तो पीछे तो गांव वाले थे ही, और डर से घोड़ा भी ज्यादा जोर से भाग रहा था। तो उदाजी बारंबार जमीन पे पटक रहा।
जमीन पे पटकने की वजह से उसका पूरा सर का जो सर टूट गया और मेंदू बाहर निकल आया उदाजी का। उदाजी वहीं पे मर गया था। मित्रों, एक अत्यंत पराक्रमी, एक अत्यंत संस्कारी खानदान के कुपुत्र की ये कर्म कहानी है, जो बतानी जरूरी है कि मति जब भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी क्या बन जाता है। ये इसका उत्तम उदाहरण है उदाजी चौहान। अगर हिंदवी स्वराज्य को अपनी सेवा मरते दम तक अगर देता तो आज भी उदाजी चौहान महान और अमर हो जाता। चल, हर एक का नसीब है। वंदे मातरम।